नमस्कार, मेरा नाम अमी शर्मा है। इस लाइव वीडियो की शुरुआत करते हुए सर्वोपरि आप सभी का जो लाइव में आज जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ते जाएंगे, उन सभी का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के इस पेज पर स्वागत और साथ ही हमारे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करते हुए इस परिवार में आप लोग का स्वागत। मेरा नाम अमी शर्मा है। मैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, गौरव जी नमस्कार, हमारे साथ गौरव जी जुड़ चुके हैं। मैं कृषि अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर रही हूँ, फाइनल ईयर की छात्रा हूँ इंजीनियरिंग की। मुकुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार मुकुल जी। अभी अप्रैल में एक इवेंट हुआ था जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, पूरे देश भर ने सुना था, चर्चा करी थी, अपना प्यार दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट, राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद, उसमें मुझे उस सभा के सभाध्यक्ष यानी कि स्पीकर की जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला था। उस इवेंट में हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी भी आए थे, उन्होंने भी हमें अपना आशीर्वाद दिया था। बहुत ही खूबसूरत इवेंट रहा, पूरे देश भर से युवा वहाँ आए थे, चर्चाएं करी थी पर्यावरण संबंधी समस्याओं पे, उनके संभावित समाधान पे। उसमें मैंने वहाँ पे सभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी और उसी के बारे में आज बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं लाइव में आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था मानव रचना यूनिवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा, जो कि, धन्यवाद मुकुल जी, ये इवेंट पर्यावरण संसद कॉम्प्लेक्स में यानी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में प्राइड हॉल में हुआ था 16 अप्रैल को। उसमें पहले सिलेक्शंस हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू और पीएचडी के थ्रू यानी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के थ्रू। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दोनों का प्रतिनिधित्व वहाँ कर रही थी। नमस्कार सुरभि दीदी, गुड मॉर्निंग। दोनों का प्रतिनिधित्व मैं वहाँ पे कर रही थी, दोनों को मैं रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रही थी। तो दुगना आशीर्वाद था और दुगनी जिम्मेदारी थी मेरे पास कि मेरी यूनिवर्सिटी की भी और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की, एसआईपी की भी। सबसे पहले सिलेक्शंस हुए, कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हुए जिसमें सिलेक्शंस हुए कुछ लोगों के, फिर सेकेंड स्क्रीनिंग राउंड हुआ। उसके बाद नेशनल फाइनलिस्ट का एक ग्रुप, एक बटालियन तैयार हो गया था। उन नेशनल फाइनलिस्ट की फिर वापस से स्क्रीनिंग हुई कि किसको कौन सा पद, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा वहाँ पे रोल निभाने को दिया जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा का मॉक बना रहे थे। हम मॉक पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, वैसा लोकसभा का हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग राउंड हुए, उसके लिए अगेन कॉम्पिटिशन्स हुए। तो काफ़ी सारे स्क्रीनिंग, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी सारी मेहनत के बाद फाइनली कुछ दिन पहले मुझे पता पड़ा कि मुझे सेशन 1 के स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। जितनी एक्साइटेड मैं थी उतनी ही नर्वस भी थी कि क्या होगा, कैसे होगा। पूरी टीम ने बहुत मदद की, बहुत सपोर्टिव रहे, प्रिपेयर किया, थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा कि ताकि नॉलेज पूरी रहे, कुछ गड़बड़ नहीं हो पाए। डॉक्टर ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत आपका। उसके बाद फिर 15 तारीख को हम लोग दिल्ली गए। हम लोग वहाँ पे रहने की व्यवस्था और जो प्रैक्टिस सेशंस थे वो हुए मानव रचना यूनिवर्सिटी में, फरीदाबाद में। तो 15 तारीख को हम सभी वहाँ पे थे, वहाँ पे सभी बाकी पार्टिसिपेंट से इंटरेक्शन हुआ। दैट वॉज ऑसम, दैट वॉज अमेजिंग। मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हमारे भारत की जो विविधता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, वो हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। जितने भी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट माइंडसेट, रहने के तरीके, खाने के तरीके, आप जितनी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, वो डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। उसको मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब उसका साक्षात्कार होते हुए देखते हैं सामने, जब वो डाइवर्सिटी हमारे लिए टैंजिबल रहती है, वो मेरे लिए मोमेंट बहुत ही खास होता है। तो ऐसे कोई भी इवेंट में जहाँ पे सिलेक्शंस पूरे ऑल ओवर इंडिया से लिए जाते हैं, उनमें मैं जाना बहुत 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 पसंद करती हूँ।
तो वहाँ पर एक मिनी इंडिया सा बन गया था, क्योंकि भारत के हर कोनों से युवा साथी हमारे साथ जुड़े थे। उन सभी से इंटरेक्शन करके, उनसे बात करके, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे जो दोस्ती बनी वो मेरे लिए बहुत खास है और मैं चाहूँगी जीवन भर मेरे साथ चलती रहे। फिर 15 तारीख को वहाँ पे हमारा मॉक सेशन हुआ था, जिसमें प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा था कि ऑडिटोरियम है, वहाँ पे सब लोग अपने अपने स्पीच जो है उसका थोड़ा सा नमूना पेश करें, ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जो मेन इवेंट है उसमें कोई गड़बड़ ना हो पाए। वो मॉक सेशन हुआ। फिर शाम को कल्चरल नाइट हुई, जो कि बहुत फन थी। ऑफकोर्स कल्चरल नाइट्स आर ऑलवेज फन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हुई। हर एक स्टेट का जो फोक डांस है, जो वहाँ का टेस्ट है, वो देखने को मिला वहाँ पे। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हुई। हमारे शाम का बहुत ही प्यारा अंत हुआ, क्योंकि इतनी जोश वाली जब परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो शाम का अंत तो खूबसूरत होगा ही। फिर अगले दिन मेन इवेंट की बारी आई। सुबह उठ के हम लोग को पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स जाना था। ठीक है, तैयार हो गए, वहाँ पहुँच गए। नमस्कार योगिनी दीदी। नमस्कार गार्गी जी। तो हम लोग पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स पहुँचे। हम जब टीवी पे देखते हैं या फोटोज में देखते हैं तो पार्लियामेंट दिखता है, हमको गर्व होता है कि हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है, इसकी हिस्टोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इंडिया की इंडिपेंडेंस यहाँ साइन हुई थी, उसके पहले से ये चला आ रहा है, हमारी सभी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद, गुरजीत मैम नमस्कार। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो फीलिंग होती है, हरीश जी नमस्कार, उसका कोई मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उसका वो इनकम्पेरेबल है। जब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में आप एंटर होते हैं और जो चीज़ें आप टीवी पे देखते हैं उसको आप सामने देखते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा सरियल मोमेंट होता है। वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने विजिट करी, तो हम लोग अभिषेक जी गुड मॉर्निंग नमस्कार। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले हमारी पार्लियामेंट में विजिट थी। तो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल है। तो हम लोग को लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल दिखाया गया। वहाँ पे जाने के बाद ऊपर जहाँ पे बोर्ड बैठते हैं वहाँ पे हम लोग बैठ के लोकसभा को देख रहे थे, और वहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा था कि प्रोसीडिंग्स ऐसे होती हैं, यहाँ पर ये बैठते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो लोकसभा देखी, फिर राज्यसभा देखी, फिर सेंट्रल हॉल देखा। उसके बाद हम लोग गए विजिट करने के लिए पार्लियामेंट म्यूजियम में। वहाँ पे जाने के बाद सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे दिखी, पार्लियामेंट म्यूजियम के अंदर बीच में ही कुछ रेप्लिका बनाए गए हैं सम्राट अशोक के समय के। तो वहाँ पर एक मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन एक रॉक बनाया गया है जिसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म की बात। सम्राट अशोक के समय का वो एक हिस्टोरिक चीज़ है जिसका रेप्लिका वहाँ बनाया गया है। वहाँ पे थोड़े मॉडल नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे रेप्लिका बनाए हुए हैं जिनसे पता पड़ता है कि उस समय पे भी हमारे भारत में ना केवल हॉस्पिटल्स, आयुर्वेद कहते थे उनको उस समय पे, ना केवल आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, यहाँ तक कि एनिमल क्लिनिक, जिन्हें हम आज एनिमल क्लिनिक कहते हैं, पशु पक्षियों के जो हॉस्पिटल होते हैं, वो भी उस समय पे हुआ करते थे। तो ये देख के मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ हमारे देश की हिस्ट्री पे। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिक्रिएट करी गई थी। जो हाँ, आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम लोकसभा का सेशन हुआ था सेंट्रल हॉल में। वहाँ पे उसका एक लाइफ साइज मॉडल बनाया हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे आपको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं, पोडियम पे खड़े हुए हैं, बाकी सभी अपनी अपनी स्थानों पे हैं और आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं उनके बीच। तो ऐसा लगता है कि हम लोग उस समय में पहुँच गए। उसके अलावा जो देशभक्ति गीत हैं वो भारत के हर स्टेट के फोक लैंग्वेज में ओरिजिनल जो देशभक्ति गीत हुआ करते थे उनका एक संग्रह है वहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजियम बना हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सपोर्टिव वहाँ का स्टाफ, वहाँ पे जो भी थे उन्होंने हमें सब बताया, सबके बारे में स्टोरीज बताई, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ।
उसके बाद मैं अपनी घड़ी देख रही थी लगातार, क्योंकि 11 बजे सेशन स्टार्ट होने वाला था और समय होता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। तो बढ़ते मिनट के साथ अजीत जी नमस्कार। तो एक एक मिनट आगे बढ़ता जा रहा था, नर्वसनेस भी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, एक्साइटमेंट भी साथ में उसी स्केल पे बढ़ता जा रहा था। और मैं बार बार अपनी घड़ी देख रही थी कि हाँ बहुत अच्छा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मैं और देखना चाहती हूँ, लेकिन समय होता जा रहा है। अपन क्यों ना उस हॉल में जाए, मैं देखूँ मुझे बैठना कहाँ है, मुझे बोलना कहाँ है, मेरा माइक कैसा होगा, टाइमर वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। 1000 थॉट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। स्पेशली मॉक सेशन में जो टाइमर था वो मुझे चलाना नहीं आ पा रहा था, तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आप सोचिए, मुझे पूरा सभा की अध्यक्षता करनी है, पूरा मॉडरेशन करना है और मेरे दिमाग में केवल स्टॉप वॉच चल रही है कि मुझे स्टॉप वॉच चलाना नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, बजर बज पाएगा नहीं बज पाएगा, मैं वहाँ जाके मेरी बातें बोलना भूल गई तो। जो भी कंपटीशन से 10 मिनट पहले हर जने के दिमाग में, आप जब भी स्टेज पे चढ़ते हैं उससे तो इधर पहले हर जने के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो वही सब चल रहे थे और मैं लगातार अपनी घड़ी देख रही थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे प्राइड हॉल में। प्राइड हॉल में मेन इवेंट, मेन पार्लियामेंट जो लोकसभा का रिक्रिएशन था वो वहाँ पे होना था। वहाँ पहुँची, सब लोग बैठे हुए थे, प्रेपरेशंस कर रहे थे, लास्ट मिनट प्रेप चल रही थी, बहुत सारा हसल हो रहा था। वहाँ जाके हम लोगों ने सबने देखा कि हाँ ये सीट्स अलॉटेड हैं, सब लोग को ऑलरेडी पता था कौन सी सीट्स अलॉटेड हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्पीकर के साथ साथ 12 मंत्री अलग अलग मंत्रालय के उनको बनाया गया था, साथ ही 11 ऑपोजिशन मेंबर्स थे। उसके अलावा ट्रेजरी बेंचेस थी, मतलब बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे। आयुषी जी नमस्कार। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, कुछ ऑपोजिशन थे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ऐसे पूरा लोकसभा का रिक्रिएशन हुआ था। देव राघवेंद्र जी नमस्कार। तो सब लोग का सेट करा, वहाँ पे बैठे जाके फिर सेशन की शुरुआत हुई। तो अनाउंसमेंट हुआ, स्पीकर महोदया पधार रही हैं। थोड़ी बचकानी सी बात है, लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि ऐसी स्पेशल ग्रैंड एंट्री मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई थी। तो मैं वहाँ पे गई, बैठी, अपना स्पीकर्स एड्रेस जो था वो मैंने बोलना स्टार्ट किया। स्पीकर्स एड्रेस को मैंने, जब मैं लिख रही थी कि मेरे स्पीकर्स एड्रेस में मैं क्या बोलूँगी और मैं सोच रही थी कि क्या मुझे बोलना चाहिए, तब मैंने सोचा, खुशी जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। बबीता जी नमस्कार। तो जब मैं वहाँ पे स्पीकर्स एड्रेस, जो सेशन की स्टार्टिंग में स्पीकर का एड्रेस होता है, उसमें क्या बोलना है उसके बारे में जब मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे बोलने के लिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वहाँ पे मैंने हरिवंश राय बच्चन जी अपनी कविता में एक कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब अपने रास्ते को बहुत ही सोच समझ के चुनना चाहिए। तो अपने स्पीकर्स एड्रेस को अगर बॉयल डाउन करूँ तो उसमें मैंने यही पॉइंट को हाईलाइट किया कि यहाँ पे हम आए हैं, ये प्रतिस्पर्धा है, बिल्कुल है, और प्रतिस्पर्धा में बहुत ही ताकत और जोश के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, जीतने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा से बढ़कर हम युवाओं के लिए एक प्रयास होना चाहिए कि पूरे देश को, संपूर्ण विश्व को, यहाँ पे हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारी वॉइस के लिए, तो उस वॉइस को सुनाएं हम। वहाँ पे जाके प्रतिस्पर्धा से बढ़कर हम ये प्रयास करें कि पूरे विश्व को, पूरे देश को, भारत के युवा की एकमात्र और दृढ़ आवाज़ सुनाई दे कि हम सब पर्यावरण प्रहरी हैं, हम सब पर्यावरण संरक्षण में विश्वास रखते हैं और हम लोग उसके प्रति काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पे और ये नहीं कि हम लोग केवल आरोप प्रत्यारोप में विश्वास रखते हैं, हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन कर सकते हैं। स्पीकर्स एड्रेस का मेरा यही मुख्य मुद्दा था कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन हो, यहाँ पे केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते रहे, हम केवल एक कंपटीशन बन के ना रह जाए, हम एक प्रयास बने, और ये हमारी जर्नी की शुरुआत हुआ उनकी। और बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ, और यही हुआ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन रहा। वहाँ पे जब मैं सबकी स्पीच, सबके
अरे पीपल बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? हम लोग जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं तो एक बात से दूसरी बात निकल के आती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे कुछ बहुत नई नई बातें मुझे भी सीखने को मिली। जब मैं वहाँ पे सबके स्पीच, सबके डिस्कशन, सबके सजेशन सुन रही थी, तो वहाँ पे एक ग्रीन ग्रोथ का सजेशन आया, जैसे कि हम जो अपना कंस्ट्रक्शन चलता है उसको इको फ्रेंडली तरीके से कैसे कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो पॉल्यूशन ना फैलाए, ज़्यादा उनका प्रोसेसिंग हो पाए अच्छे से। सरकार की क्या नीतियां हैं जो अच्छे काम कर रही हैं, बेहतर रिजल्ट निकाल रही हैं, क्या ऐसी नीतियां हैं जिनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। संदीप सर नमस्कार। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे माता पिता दोनों ही इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं। आप दोनों को नमस्कार और इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है मुझे इस बात से। तो जब वहां पे मैं सबके थॉट सुन रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो युवा हैं, मैं खुद को इंक्लूड ना करते हुए बोलूँ तो अच्छा है कि बहुत ही सेफ हाथों में हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि सभी लोग की सोच बहुत ज़्यादा क्लियर थी, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट था, सबके पास सॉल्यूशंस थे, सबके पास सजेशंस थे और जोश था। वहां पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जो ऑलरेडी पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। वैसे ये भी बता दूं कि ये संसद में मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था। पिछले साल नेशनल यूथ पार्लियामेंट में भी मैंने मेरे स्टेट राजस्थान का प्रतिनिधित्व करा, तो थोड़ी सी नर्वसनेस कम थी क्योंकि मैं दूसरी बार संसद भवन जा रही थी। तब मेरा भाषण जो है वो सेंट्रल हॉल में हुआ। उस वक्त पर्यावरण पे नहीं, वोकल फॉर लोकल पे चर्चा करी गई थी। उस समय भी बहुत कुछ सीखने को मिला था, इस बार भी बहुत कुछ सीखने को मिला और इस बार पूरा डिस्कशन पर्यावरण पे था। तो इस इवेंट की सबसे खास बात यही थी कि सारा डिस्कशन पर्यावरण पे था। कभी भी मैंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होते हुए, दैट टू ओनली एनवायरमेंट रिलेटेड, नहीं देखा। क्योंकि ये बात तो आप और मैं, हम सभी एग्री करेंगे, आप और मैं क्या, देश विदेश, यूएन सभी मान रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अभी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। तो इस पर पूरा डिस्कशन हुआ। जब पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के साथ मेरा जो सफर रहा है उसमें मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है कि हम लोग हरित घर के बारे में बात करते हैं, हरित घर की चर्चा करते हैं। हरित घर जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है कि आप अपने घर में क्या क्या छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं ताकि आपका घर एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर सके। आप खुद इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। तो उसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। जब भी हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स की हमेशा बात करते हैं। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के साथ कुछ समय से वॉलंटियर कर रही हूँ। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा पीएचडी के साथ भी। तो हम लोग वहाँ पे हमेशा ये इंडिविजुअल एफर्ट्स की चर्चा करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो अभी ये लाइव में से कुछ समय में अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने पीएचडी के एक्सपीरियंस के बारे में ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मुद्दे को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि इंडिविजुअल एफर्ट से क्या होता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मुझे पर्सनली पूछते हैं कि अगर हम शावर से नहाने की जगह एक बाल्टी पानी से नहाएंगे तो उससे क्या पर्यावरण बच जाएगा? नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे और आपके साथ साथ सभी करेंगे। नमस्कार तृप्ति जी, दीदी कैसे हैं आप? जब हम सभी मिलके एक बाल्टी पानी से नहाएंगे, हम सभी मिलके एफर्ट करेंगे, बिजली वेस्ट नहीं करेंगे, लाइट बंद कर देंगे कमरे से बाहर जाते हुए, एसी का कम प्रयोग करेंगे। मयूर जी नमस्कार। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करके सोच के देखिए कि जब हम सभी प्रॉब्लम है तो हम सभी सॉल्यूशन भी बन सकते हैं। उसके साथ साथ ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है जो कि बहुत इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। क्योंकि जब हम रोज़
जैसे नल बह रहा है तो उसको बंद कर देंगे, एक एक बूंद पानी गिर रहा है तो हमको बुरा लगेगा, हम उसको बंद कर देंगे। हम पेड़ लगाएंगे, हम रोज मतलब हर रोज छोटी छोटी चीजों में प्रयास करेंगे पर्यावरण संरक्षण का, तो पर्यावरण संरक्षण हमारे व्यक्तित्व में बुन जाएगा, हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगा। उससे क्या होगा कि जब बड़ी बड़ी चीजें हो रही होंगी या कुछ हो रहा होगा तो हमको वो दिखेगा, हमको दर्द होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो आज के युवा एक बाल्टी पानी से नहाएंगे, वही युवा कल को जाके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तो जिनको एक बूंद पानी के वेस्ट होने से भी दुख होता है, वो कोई इंडस्ट्री को एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कैसे करने देंगे। तो आप वहाँ तक भी सोचना चाहिए कि जब हम डेली हैबिट्स में चेंज लाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में चेंज आता है, हमारी हैबिट्स के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी बदलती है, हमारा व्यक्तित्व बदलता है। तो पर्यावरण संरक्षण हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है, जिससे मैं मानती हूँ सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। ये काफ़ी हद तक मुद्दा रहता है, इस बारे में आप लोगों ने पहले भी बहुत जगह सुना होगा और बहुत बात हुई होगी इस बारे में। हम साथ ही में कहना चाहूँगी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो अगर कोई सवाल मेरे से पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो हमारा इवेंट वहाँ पे हुआ था उसकी हाईलाइट एक ये थी कि वहाँ पे माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी भी मौजूद थे। मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो वहाँ पे आए, हमारा इवेंट कुछ समय तक देखा, उन्होंने भाषण सुने, मैं उनके साथ सेम स्टेज पर बैठी थी, उनके साथ स्टेज शेयर किया। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा सौभाग्य था। साथ ही उनके सामने मुझे स्पीकर बनने का मौका मिला, चाहे मॉक पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि वो एक्चुअल स्पीकर हैं। उनके सामने मुझे अपनी सभा की अध्यक्षता करने का, वहाँ पे वो जो काम करते हैं उसका एक छोटा सा रेप्लिका करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फॉर मी इट वॉज अ ब्लेसिंग, इट वॉज अ ब्लेसिंग बियॉन्ड वर्ड्स। पूरे जीवन मुझे ये एक्सपीरियंस याद रहेगा। वापस से आप लोग को रिमाइंड कराना चाहूँगी कि किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग को मेरे तक कोई बात पहुँचानी हो, योगिनी दीदी नमस्कार, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग अपनी बात बोल सकते हैं। आप लोग को कोई इनपुट देना हो इस लाइव के बारे में, कोई अपना फीडबैक देना हो कि कैसा लगा सुन के, ये बात अच्छी थी, ये बात नहीं थी, आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप लोग के थॉट्स जान के। ओम बिरला जी माननीय जो हैं, उन्होंने बहुत ही साधारण उनका व्यक्तित्व है। उनसे दूसरी बार मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई। शाहुल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इससे बेहतर संकल्प नहीं हो सकता और आज की दुनिया में पर्यावरण संरक्षण से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो आपका संकल्प बहुत ही शानदार है और इसके लिए आई अपलॉड यू। उनका इतना सरल व्यक्तित्व है, इतने डाउन टू अर्थ हैं, उनके साथ बैठ के उनसे 2 मिनट भी बात करके बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी मिलती है। और वहाँ पे रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने बड़े पोस्ट पे पहुँचने के बाद भी जब कोई व्यक्ति इतना सरल हो सकता है तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, असीम प्रेरणा का स्रोत है। गौरव जी मेरे से पूछ रहे हैं कि इस सफ़र का क्रेडिट आप किसको देंगी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया क्योंकि एक जने को क्रेडिट तो मैं नहीं दे पाऊंगी। मेरी फैमिली, मेरी एक्सट्रीमली सपोर्टिव फैमिली, बिना फैमिली के सपोर्ट के चलना कितना मुश्किल होगा इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कभी करना नहीं पड़ा है। मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, बाकी सब भी मेरी फैमिली के जितने पार्ट हैं, इवन मेरी मासी, मेरे ताऊ जी, बुआ, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। उनको जब पता पड़ा कि मैं, इवन मेरी दादी, जब उनको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं जा रही हूँ, सब लोग मुझे मिलके हेल्प कर रहे थे कि कपड़े ऐसे नहीं ऐसे पहनना, ये कर सकती हो, वहाँ पे जाके ऐसे बोलना, शुभकामनाएं दे रहे थे, अपना आशीर्वाद दे रहे थे। तो मैं क्रेडिट उन सभी इवन SIP के जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, सभी को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। आप सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, मेरे दोस्त,
आप सभी का जो आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, मुझे उसी से ताकत मिलती है और मैं आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जिसके पेज पे आप मेरा लाइव वीडियो देख पा रहे हैं, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो बाकी पोस्ट है उनको पढ़िए, हरित घर के बारे में पढ़िए, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होती है। साथ ही इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि नामक परिवार से जुड़ के आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो आप लोग जरूर इससे जुड़ें। इको मित्रम करके हमारा ऐप है, उसको भी डाउनलोड करें, आप सभी से निवेदन है ये मेरा। और आप सोच सकते हैं NUIP जितना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे काम पूरे देश भर में चलते रहते हैं। अभी एक साथ तो सब बता नहीं पाऊंगी, समय की थोड़ी पाबंदी रहती है। जितेंद्र जी नमस्कार, आपने अपना प्रेम दिया। मेरे अगला सवाल आया है तृप्ति जी का, बच्चों के लिए मैसेज रिगार्डिंग पर्यावरण संरक्षण। बच्चे मेरा मतलब आप कहना चाहती होंगी छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स बातें समझ नहीं आएंगी, तो उनके लिए बस यही छोटा सा मैसेज है कि जो हम जैसे अपनी सभ्यता में भी देखते हैं कि पर्यावरण को हमसे अलग ना समझे। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास सभी चीजें हमारा पर्यावरण है, पेड़ हमारा पर्यावरण है, पानी है, हवा है, सब कुछ हमारा पर्यावरण है। तो बच्चों के लिए यही है कि आप उसको अपने से अलग ना समझे। पर्यावरण के बिना हम कुछ नहीं है, हमारे लिए पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण के लिए हम हैं। तो वो समझते हुए अपना दोस्त समझे, जैसे कोई पेड़ है तो उसको भी अपना दोस्त समझे, उसके लिए भावनाएं रखे, अपने मन में सद्भावनाएं रखे। पानी है, हवा है, तो जब हम उसको अपना दोस्त समझेंगे, हम उसको हमारा हिस्सा समझेंगे, तो हम उसको हर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे पेड़ हम काट नहीं पाएंगे, फूल तोड़ लेना, पत्तियां तोड़ देना, उसको खराब कर देना, कोई छोटा सा पौधा उस पर पाँव रख देना। तो बच्चों के माँ बाप से, टीचर्स से भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग उनको सद्भावना सिखाएं कि पेड़ हमारा दोस्त है, पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें हम अपना दोस्त समझें। पानी है, वेस्ट नहीं करना चाहिए वो। बस 2 मिनट का समय बचा है, तो कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, 2 मिनट बचे हैं तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी जो मेरे मन की बात है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 लाइन है कि समर शेष है पाप का भागी ना केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसका मतलब ये है कि समर शेष है, युद्ध अभी बचा है। उन्होंने ये लाइनें पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही थी, लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि आज पर्यावरण संरक्षण से बड़ा युद्ध कोई नहीं है। तो समर शेष है, युद्ध अभी बचा है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो अपराध कर रहे हैं, जो पर्यावरण अपकारी हैं, केवल वही अपराधी नहीं है। जो सब लोग शांत बैठे हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो भी अपराधी हैं, क्योंकि वो अपराध को होने दे रहे हैं। जो तटस्थ हैं, जो न्यूट्रल हैं, समय उनके भी अपराध लिखेगा और आप सभी अपराध के भागीदारी रहेंगे अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा ना बने। तो आप सभी से यहाँ पे मेरा निवेदन है कि सॉल्यूशन का हिस्सा बने। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास करने होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, बस छोटे छोटे अपने दिनचर्या में बदलाव करें, अपना प्रेम ऐसे ही देते रहें। और आज जागृति जी नमस्कार, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। समय की थोड़ी दिक्कत है तो अभी मुझे ये सेशन बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद यहाँ पे जुड़ने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। आप सभी के मैसेजेस मैं लगातार पढ़ रही हूँ। राजेश्वर जी नमस्कार, धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी धन्यवाद।